जय हिंद दोस्तों, आप जल्दी से आ जाइए, देख लीजिए 2 और 3 नंबर वाले जितने वायरल क्वेश्चन सैंपल पेपर यानी अनसॉल्व के हैं वो लेकर के आ गया हूं। ठीक है, जल्दी से इसे भी तैयार कर लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा क्या है, जो कि मैं परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर में पर्सनली बता चुका हूं। ऐसी बात नहीं कि पहली बार बता रहा हूं, फिर भी आप देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए नाभिकीय द्रव्यमान क्षति होता क्या है। देखिए, आप कोई भी परमाणु लेंगे, जब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, तो ये बात तो हर किसी को पता है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, अगर नाभिक का डायरेक्ट अगर तुम द्रव्यमान निकालो, द्रव्य मान अगर निकालो, जिसे हम वास्तविक द्रव्यमान कह सकते हैं, वास्तविक द्रव्यमान, ये जो वास्तविक द्रव्यमान है, जब तुमने निकाला कुछ वैल्यू आया होगा मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका अगर अलग अलग द्रव्यमान, प्रोटॉन का अलग से द्रव्यमान निकालो और न्यूट्रॉन का अलग से द्रव्यमान निकालो और दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों को बोला जाता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के अगर कुछ नाम देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के एक नया नाम बनता है, उसे न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होता है हमेशा इस वाले से थोड़ा सा अधिक होता है, यानी इसका द्रव्यमान इस वाले से अधिक होता है। अगर मान लो सपोज इसका द्रव्यमान मान लो 12 है, तो इसका हो सकता है 13 है, इस वाले से हमेशा अधिक होता है। तो यानी न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान जो होता है वो सदैव थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से। ठीक है, और घटाने के बाद जो भी वैल्यू मिलता है उसे डेल्टा यम कहते हैं, और इसी डेल्टा यम को द्रव्यमान क्षति कहता है। अभी देखा था ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने लाया था द्रव्यमान क्षति पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति में क्या होता है, देखो वही चीज लिखा हुआ है कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है उसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का जो योगफल होता है सदैव कुछ कम होता है। ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान सदैव कुछ कम होता है किसके, मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के, इसे ही द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। समझ है मेरी बातें। और द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है और नाभिक को बांधे रखती है, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एम रहेगा। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो एम्पियर का परिपथीय नियम कई बार बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे कोई तार है, ठीक है, अब इस तार में अगर मान लो अनंत लंबाई की मान लेते हैं तार है, अब इस तार में धारा बह रही है, धारा बहेगी तो इसमें इस तरह से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, इस तरह से चुंबक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से एक लंबाई हम ले लेते हैं, और इस लंबाई को हम बोलते हैं, जितना छोटा सा मैंने काटा है लंबाई, उसे डीएल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डीएल। और इसी लंबाई के ही दिशा में इसका चुंबक होता है, इसी लंबाई की दिशा में इसका चुंबक होता है। तो चुंबक और लंबाई का जो गुणनफल होता है, इसका समाकलन रूप जो होता है वो हमेशा बराबर होता है बहने वाली धारा के म्यू नोड गुना के। ठीक है, यही होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। जरा पढ़ लीजिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकीय क्षेत्र बी के रेखीय समाकलन और उस परिपथ द्वारा कुल धारा का, ये 40 नहीं है, म्यू नोड है। क्या है, म्यू नोड गुना होता है, इसका गणितीय रूप ये होता है। ठीक ना, म्यू नोड आई होता है यहाँ पे। ठीक ना, और यहाँ इंटीग्रेशन लगा रहता है। क्या लगा रहता है, इंटीग्रेशन। अब आता है वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। वैद्युत चालकता क्या होता है, आप जानते होंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे लिखा है ना, विशिष्ट चालकता में प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल। अच्छा बता दो कैसा होता है। देखिए, चालकता को अगर हम सिग्मा लिखें तो 1/ρ होता है। क्या होता है, 1/ρ। इसका मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हुआ है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और इसकी बीमा ये होती है। ठीक है, कभी कभी आपसे अलग से इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, स्वप्रेरकत्व का अर्थ समझिए 2 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, यहाँ 2 नंबर ब्रैकेट में इसलिए दिख रहा है क्योंकि डायरेक्टली मैंने क्या किया है, स्क्रीनशॉट लिया है सीधे सीधे सैंपल पेपर से, और उसी सैंपल पेपर का हमने क्या किया है, इसका आंसर डिजाइन किया है। तो यहाँ पे क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अरे इसके बाद कहाँ चला गया, परिवर्तन किया जाता है, हम ऐसे ही बोल देते हैं। स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है, देखिए
ये मान लीजिए कुंडली है, ठीक है। अब इसमें धारा बहवा रहे हैं, ठीक ना, करंट। तो धारा के मान में बार बार परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स में बार बार परिवर्तन आएगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा, आए एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उसी को कहते हैं स्व प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेंस में ये कहाँ से आ गया यार, हाँ अगला कौन यहाँ पे है, ठीक ना, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो कुंडली में बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर हुआ। और कुंडली के इस गुण को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब क्लियर हुआ ना, ठीक है। हाँ, विस्थापन धारा क्या है, देखो पहले समझो फिर परिभाषा की तरफ चलेंगे। संधारित्र के बारे में जान रहे हो ना, कि दो प्लेट होता है, ठीक ना। एक प्लेट पर इस तरह से आवेश भेजा जाता है, और दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है, ठीक है। पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है, संपर्कित कर। जब आवेश भेजेंगे तो इस तरह से यहाँ पे धन आवेश इकट्ठा होता जाएगा, और जितना यहाँ धन आवेश होगा उतना ही यहाँ ऋण आवेश होगा। अब इसके वजह से क्या होता है, अब ये बात जानते होंगे कि एक प्लेट पे धन आवेश और दूसरे प्लेट पे ऋण आवेश होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, धन से ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और आवेश का मान अगर बार बार बदलोगे, कभी ज्यादा भेज रहे हो कभी कम भेज रहे हो, उसके वजह से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बार बार बदलता जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र के मान के बदलने की वजह से, वैद्युत क्षेत्र के मान के बदलने की वजह से अपने आप चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जबकि हमें पता है कि चुंबक क्षेत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब कहीं ना कहीं धारा बहेगी, क्योंकि करंट बहती है तभी चुंबक उत्पन्न होता है। इससे पता चल गया कि भलाई यहाँ धारा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक धारा है, काल्पनिक धारा है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। वही बात यहाँ कही गई है, समझ रहे हो, विस्थापन धारा में वही बात यहाँ कही गई। समझ आई मेरी बातें, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि जब समय के साथ साथ, कह रहा है कि जब विस्थापन धारा आई है, वह धारा है जो समय के साथ साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, मैक्सवेल के समीकरण पूर्ण करती है, और यह सिद्ध करती है कि बदलता विद्युत क्षेत्र फ्लक्स पैदा करता है। विस्थापन धारा और चालन के बीच कालांतर शून्य होता है। इसको बिल्कुल मत लिखिए जो यहाँ डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। हाँ, सार्थकता के बारे में बता रहा है। अगर सीधे सीधे विस्थापन धारा का परिभाषा पूछेगा तो जो मैंने यहाँ नीचे समझाया वही लिखिएगा, ठीक है। अगला है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें बताइए। चलिए, व्यतिकरण क्या होता है बता देता हूँ। देखिए देखिए, जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या, देखिए परिभाषा बन रहा है मेरे मुंह से, जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में एक किसी पॉइंट पे मिले और बाहर निकलते समय, या अब देखो इन दोनों तरंगों की साइज को देखो, इन दोनों तरंगों की साइज को देखो, जब बाहर निकलेगा तो हो सकता है इन दोनों तरंगों की साइज से छोटा हो जाए, या फिर हो सकता है बाहर निकलते दौरान एक नई तरंग जो निकल रही है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाए इन दोनों के मुकाबले। यानी कहने का मतलब होता है कि जब दो समान आवृत्ति की तरंग आपस में किसी बिंदु पर मिलती है तो एक नए तरंग का निर्माण होता है। यही घटना व्यतिकरण कहलाती है, यही घटना व्यतिकरण। विवर्तन अगर पूछता तो एक छिद्र में जब प्रकाश भेजते हैं इस तरह तरंग, तो अकेला है, लेकिन इस छिद्र से निकलते समय इस तरह से सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाएगा कई तरंगों के रूप में, तो ये विवर्तन है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। अब व्यतिकरण में दो तरह का व्यतिकरण होता है, एक होता है समपोषी व्यतिकरण, एक होता है समपोषी व्यतिकरण, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। अंग्रेजी में समपोषी व्यतिकरण को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और विनाशी व्यतिकरण को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो समपोषी में क्या होता है, ध्यान से समझना ना, नाम से ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो मान लो एक तरंग इस तरह से है, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को निगेटिव कह रहे हैं, एक और तरंग है मेरे पास मान लो। अब इन दोनों तरंगों में क्या खास बात देख रहे हो, इन दोनों की कलाएं समान है। जब ये जिस टाइम पीरियड पे ऊपर है पॉजिटिव में, उसी टाइम पीरियड पे ये भी ऊपर है। जब ये नीचे होता है तो उसी समय ये भी नीचे होता है। इसका मतलब समान कला में है। जब दोनों समान कला में होंगे, जब दोनों, यानी जब ये पॉजिटिव होगा तो उसी दौरान ये भी पॉजिटिव है, जब ये निगेटिव है उसी दौरान ये निगेटिव है, तो उस दौरान जब ये मिलेंगे तो अगर इनकी आवृत्ति यानी इनका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं, यहाँ की जो हाइट है, हाइट कितनी हाइट है, इसे A1 कहेंगे, और यहाँ के हाइट को क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। तो ये जब दोनों समपोषी होंगे यानी समान कला में होंगे तो जुड़ करके बहुत बड़ा तरंग का निर्माण कर लेंगे, जुड़ करके बहुत बड़ा, इन दोनों को मिला करके एक बड़ा तरंग निर्माण हो जाएगा। और इसका एम्पलीट्यूड अगर देखोगे, इसका जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा A1 प्लस
a2, यानी इन दोनों के एम्पलीट्यूड के, दोनों के आयाम के योगफल के बराबर हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे संपोषी का मतलब होता है कुछ नया बना और बड़ा बना, नष्ट नहीं हुआ। अब यहाँ विनाशी, विनाशी का मतलब विनाश होना, नष्ट होना। तो यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण का मतलब हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजें विनाश होने वाली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब इस वाले तरंग को देखो, उल्टा हो गया ना। जब ये पॉजिटिव है उस दौरान ये नेगेटिव, और जिस दौरान ये नेगेटिव है उस दौरान पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, जब मिलेंगे, जब ये तरंगे आपस में क्या होंगी भैया, जब ये तरंगे आपस में मिलेंगी, तो मिलने के बाद क्या होगा, बड़ा होने के बजाय एक दूसरे को नष्ट करके और छोटे हो जाएंगे। समझ रहे हो, और ज्यादा छोटे हो जाएंगे। तो इस स्थिति में इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। फील हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। समझ आई बात? यहाँ तक यही बातें यहाँ पे पूछा गया है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। तो जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम पे चलती हैं तो उसके अध्यारोपण, अध्यारोपण का मतलब मिलना, मिलने को ही अध्यारोपण कहते हैं, टकराने को। अध्यारोपण से कई प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या कहीं न्यूनतम उत्पन्न होती, इसे व्यतिकरण कहते हैं। एक होता है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता अधिक जब होगी तो उसकी शर्त ये होगी, और जब तीव्रता न्यूनतम होगी विनाशी की, विनाशी होगा तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगा, और उसकी शर्त ये होगी डेल्टा एक्स बराबर 2n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2, क्या लिखा है यार, लेमडा बाई 2 पाई है क्या, शायद देख लेना एक बार, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है और इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो ये वाला यहाँ पे सिद्धांत तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो है मेरा वन शॉट डेरिवेशन वाला जो वीडियो है उस वाले, या फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाओगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पूरा चित्र सहित उसका वर्णन किया हो और आवर्धन क्षमता को प्रूफ भी किया हो, तो उसे देखना। और यहाँ मैं पढ़ता हूँ क्योंकि बड़े मार्क्स का है, नहीं तो यहाँ प्रूफ करने को नहीं बोलेगा, बस सूत्र लिखने को बोला है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है। तो देखो, इसमें दो इसमें दो लेंस होते हैं, यहीं पे सिखा देता हूँ यार। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप में नोटिस किया होगा ऊपर का लेंस जहां आंख से ऐसे देखते हैं, हाँ, वो थोड़ा सा बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेत्रिका लेंस, यहाँ पे क्या होती है, नेत्रिका लेंस बड़ी होती है। नेत्रिका लेंस क्या होती है, जिधर से इंसान देख रहा होता है, जिधर से इंसान देख रहा होता है वो क्या होता है, उधर का लेंस बड़ा होता है। और दृश्यक लेंस, ये नेत्रिका लेंस होती है। नेत्रिका लेंस बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या होता है, अभी दृश्यक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी साइज की। जैसे देखते हो ना, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, बहुत छोटे चीजों को बहुत बड़ा दिखा देना, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजों को, ठीक ना। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा चीज है, तो ये इस लेंस पे पहले टकराया। लेंस पे टकराने के बाद क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, देखना ना, देखना, यहाँ प्रतिबिंब बना, इसका बहुत छोटा बना। क्या बना, बहुत छोटा। लेकिन इंसान यहाँ से देख रहा है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, अब ये वाला यहाँ इस लेंस पे टकराएगा इस तरह से। अब टकरा करके सीधे आंखों पे पड़ेगा, इस तरह से टकरा के कहाँ पड़ेगा, आंखों पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आने वाला प्रतिबिंब बनेगा, इस टकराने के बाद का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, इस तरह से। अभी रफली बना रहा हूँ, समझ लो। तो बहुत बड़े साइज का प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए छोटा सा चीज जो था ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने। तो बहुत इजी तरीके से प्रूफ किया हूं मैं, ये सारे जो फार्मूले दिख रहे हैं सारे प्रूफ किया गया है, ठीक है। तो आप जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोर का क्वांटीकरण नियम क्या है। बोर का मॉडल तो समझ गए हो, लेकिन क्वांटीकरण नियम क्या है जान लो, और इसकी दे ब्रॉगली द्वारा व्याख्या कैसे की गई। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से समझो। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग m भी है, यू नहीं, ठीक ना। m भी r बराबर क्या है, NH/2 लैम्डा, ठीक ना, NH/2 लैम्डा होता है। दे ब्रॉगली ने स्पष्ट किया कि अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि 2n/r, उसकी तरंगदैर्घ्य na, ठीक ना, उसकी तरंगदैर्घ्य na नहीं, लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय अनुचुंबकीय
पदार्थों में मुख्य अंतर बताइए। तो अभी जो मेरा 2 घंटे वाला वीडियो आया है उसमें ये सब बताया हूँ, अब वहाँ पे देखे भी होगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे ही बोल दे रहा हूँ मैं कि प्रतिचुंबकीय जो होता है ये बहुत ही प्रबल चुंबक होता है और इसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है। और जो अनुचुंबकीय होता है ये भी प्रबल होता है लेकिन इसमें आकर्षण का गुण होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यही सब लिखा है, देख सकते हो, प्रतिकर्षण आकर्षण, ठीक है। अगला है पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में परिपथ आरेख समझाइए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिष्टकारी वह युक्ति होती है जो एसी और डीसी में बदल देती है। एसी को किस में बदल देती है? दिष्टकारी का काम क्या होता है? दिष्टकारी का काम क्या होता है? एसी करंट को यानी प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट में बदल देने का काम होता है, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एक डायोड होता है जो एसी के धनात्मक आधे चक्र में अग्र अभिनत होकर धारा बहने देता है और ऋणात्मक चक्र को रोक देता है। ऋणात्मक चक्र को क्या कर देता है? रोक देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक की एक संतुलित गोली पी पर आवेश एवं इलेक्ट्रॉन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न छोड़ दे, न्यूमेरिकल वाला है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये भी न्यूमेरिकल से ही लेना देना है इसका क्वेश्चन, ये सब करा चुका हूं मैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म को जल में डुबाने पर न्यूनतम विचलन 1/4 रह जाएगा। तो इसे आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो क्वेश्चन को, इसका आंसर देख लेना, ठीक है। अगला है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का उदाहरण बताइए। बड़ा सिंपल सा, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम सबसे मस्त उदाहरण है ना। ये भारी होता है, बहुत भारी नाभिक होता है और टूट करके क्या होता है? हल्के नाभिकों में बट जाता है। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में बट जाए, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में बट जाए टूट करके, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब कोई 2 या 2 से अधिक हल्का नाभिक जुड़ करके संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक बना ले तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, परमाणु वाले चैप्टर में है। अमीटर में संट के मान को बढ़ाने पर उसकी परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान से समझो, अमीटर में संट को यस कहते हैं ना, याद रखना। अमीटर में संट का प्रतिरोध बढ़ाने पर अमीटर की धारा मापने की सीमा घट जाती है, याद रखना। अमीटर में संट का प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या होता है? धारा मापने की क्या होती है? धारा मापने की सीमा क्या हो जाती है? परास क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन उसी धारा के प्रति संवेदनशीलता या सुग्राहिता बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है एन टाइप अर्धचालक की चालकता सिग्मा है ना, की गणना के लिए सूत्र एवं प्रक्रिया लिखिए। तो यही सूत्र है चालकता निकालने के लिए। इस पे न्यूमेरिकल अभी जो 5 नंबर वाला कराया हूं उसमें था, ये याद है ना आप लोगों को? उसमें क्या है? ये वाला न्यूमेरिकल था। आगे बढ़े, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है? इसके संचरण के लिए आरेख बनाइए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग पूछेगा तो भी वही लिखोगे जो बताया था मैंने उस दिन कल वाले वीडियो में। और मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग पूछेगा तो भी वही लिखोगे। क्या होता है कि जब त्वरित आवेश को गति कराया जाता है, तो आवेश के पास तो वैद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है, याद आया? टपा टप टपा, याद आया? ठीक ना। तो गति कराया जाता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कि जब वो गति करने लगता है तो साथ साथ चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र 90 डिग्री पे एक साथ ऐसे ऐसे आगे बढ़ने लगते हैं तरंग के रूप में। किस रूप में? इस तरह से। याद आया? समझाऊं कि नहीं? झूठ मत बोलना, समझाऊं ना? तो ये वाला एकदम क्लियर है, भूलोगे नहीं ना? अगला क्वेश्चन है क्राउन कांच वाला। तो इसके बाद जो मेरा वीडियो आ रहा है इसमें न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, तो इसको हटाओ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल 100% कराने वाला हूं। अगला है पी एन संधि डायोड की अग्र अभिनत स्थिति की कार्यविधि समझाइए। अभी बड़े वाले जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आया है, 5 नंबर वाले वायरल प्रश्न, उसमें मिल जाएगा अग्र अभिनत भी और पश्च अभिनत भी, ठीक है। यहाँ ना देख करके वहां देखो, ठीक है, उस वाले वीडियो में, ठीक है। अगला है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक ना। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध प्रतिस्थापित कीजिए। तो ठीक है भैया, जब संतुलित अवस्था के लिए क्या होता है कि P/Q जो होता है वो R/S के बराबर हो जाता है। बताया होगा नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज में? तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लो उसको, ठीक है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बहुत सिंपल है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक क्या होता है बताओ? C= क्या होता है? एप्सिलॉन नोट A/D। ये भी प्रूफ किया हूँ। कहाँ मिलेगा? डेरिवेशन वाले वीडियो में। और अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो में जो 1 शॉट वीडियो डेरिवेशन का है, केवल डेरिवेशन का, उसमें देखोगे धारिता वाला जो चैप्टर होगा उसमें पूरा करा दिया हूँ डेरिवेशन धारिता का, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे
कॉन्सेप्ट के साथ। सवाल खत्म हुआ। इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इतना रिवीजन मार लो। बड़े मार्क्स वाले भी क्वेश्चन हो गए 5 नंबर वाले, ये भी हो गए। 5 नंबर वाले वायरल न्यूमेरिकल भी हो गए हैं। और मैं एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर तुम्हें सुबह में सॉल्व करवाऊंगा। और सुबह में कुछ अगर छूटे छटके क्वेश्चन होंगे तो मैं जल्दी से उसका वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को देखना। हो सके तो लाइट कट जाए तो जनरेटर अब मैं दे दिया हूँ, 3 दिन हो चुका है, तो हो सकता है लाइट कट जाए, तो क्या करूंगा, हाथ से लिखूंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।